नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, उन सवालों की सीरीज में आपका हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से। कह रहे हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। यानी जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे ना, किस्मत आपका कुछ नहीं, आपका साथ नहीं देगी। किस्मत आपका साथ दे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने हुनर का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल कह रहे हैं, देखिएगा सिंपल सा सवाल है कि एक आयताकार प्लाट है वो जो 10 बाई 24 का है और उसके एक कोने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए था, उसके एक कोने पर गाड़ी खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ घोड़ा बंधा है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्र को चढ़ सकता है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये मामला ये है, ठीक है, ये मामला है और इसमें 7 मीटर रस्सी से अगर कोई बंधा हुआ है, सपोज करिए 14 मीटर रस्सी से, लगभग वो इतना क्षेत्र चलेगा। इस वृत्त को थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इस तरह से, अब 7 है ऐसा रख सकते हो, ठीक है ना। बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1/4 भाग को एक चौथाई भाग को चढ़ सकती है, यानी जितना सर्कल है उसके 1/4 भाग को चढ़ पाएगी। तो आप इसका सीधा सा निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों? क्योंकि इसके बाहर का जो भाग है वो मैदान नहीं है, मैदान यही 1/4 भाग है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग चढ़ पाएगी। तो 1/4 गुणित 22/7 गुणित 14 गुणित 14। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा आसान सवाल है ये भी। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किमी की दूरी तय करता है, यानी x + y, यानी नाव प्लस धारा की चाल कितनी है? 3 घंटे में 15 किलोमीटर यानी 15/3 यानी 5 km/h, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और x - y का क्या कहानी है भाई, कि वो 7.5 घंटे, देखिएगा इसको आप 7.5, 7 सही 1/2 पढ़िएगा, 7 सही 1/2 घंटे में वापस लौटता है। तो जितना जाएगा उतना ही लौटेगा। तो यानी 15 किलोमीटर लौट रहा है, दूर चाल कितनी हो जाएगी? 7 सही 1/2, यानी 2 बार कट जाएगा 7 सही 1/2 से, तो ये 2 km/h। कह रहे हैं शांत जल में उसकी गति क्या है? तो तैराक की अगर गति पूछ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 5 + 2/2 यानी 3.5 km/h। ठीक, ये 3.5 किमी प्रति घंटा आ गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। कैमरे का लागत मूल्य 600 रुपये है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका कितना मूल्य अंकित करना होगा? अब बहुत सिंपल सी बात समझो बच्चा। सीपी आपको कितना दे दिया? 600। सीपी कितना दे दिया? 600। आपको प्रॉफिट सीपी आपका हो गया 600,
आपको एसपी 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 20% का प्रॉफिट का मतलब 600 सही, 600 गुणित 120/100। ठीक, अब ये अंकित मूल्य का 90% है क्योंकि 10% का छूट दिया है। तो अंकित मूल्य का अगर 90% ये है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/90। यही एमपी बराबर होगा। बात को समझो। अब इसको काट लो, 100 से खत्म हो गया, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 200 और ये 800, यानी एमपी बराबर कितना आ गया? 800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सवाल। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से लगाना चाहते हैं तो समझो 600 रुपए का आपका रेडियो है, जो भी है, कैमरा है, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आप 120/100 कर लोगे। और अगर किसी डिस्काउंट के तहत इस पर 10% का डिस्काउंट मिला है तो 10% का डिस्काउंट मिला है यानी वो जो मूल्य रहा होगा वो रहा होगा गुणित 100/90। बस यही करना था। 100 से खत्म, 3 चौके 12, 30 और 3 दूनी 6, 200 और 200 गुणित 4 बराबर 800। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं है दोस्त। देखो सिंपल बात समझो कि अगर घोड़ा 20,000 रुपया है, अगर घोड़ा एक्स का है तो इसको अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो 120/100। ठीक, 120/100। और कह रहे हैं 20% लाभ, 10% हानि पर बेचा। और गाड़ी मान लो वैन है उसको, तो वो कितना हो गया बच्चा? 20,000 माइनस एक्स, उसका सीपी ये हो गया। और 10% की हानि पर बेचा तो 90/100। और ये दोनों मिला के बराबर हैं कितने के? 20,000 पर 2% का प्रॉफिट हुआ यानी 102/100 के। अब सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप, तो यहां से मिलेगा आपको 120x प्लस 20,000 माइनस एक्स, यहां भी बटा 100, यहां भी बटा 100, ये कट जाएगा इससे, तो ये 20,000 गुणित 102, ये 100 इस दोनों 100 से कट जाएगा सीधा। अब देख लो क्या हो गया, यहां पे 90 है दोस्त। अब हो गया 90 और ये 30x हो गया, 30x प्लस 9 दूनी 18 के आगे 5 शून्य बराबर 102 का मतलब हो गया 204 और क्या जीरो? 4 जीरो। कई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 30x बराबर आ गया आपको, यहां से जाएगा 18 लाख, तो यहां से आ जाएगा 2,40,000। जीरो जीरो से खत्म, x बराबर 8,000। कितना आ जाएगा घोड़े का मूल्य? 8,000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पे है, कह रहे हैं कि 18 वर्ष से पहले ए और बी की आयु का अनुपात 18-13 था। ध्यान से समझिएगा दोस्त, ए है और बी है। 18 वर्ष पहले 8 और 13 था। ठीक है, वर्तमान में यह 5-7 हो गया है। कब? वर्तमान में। वर्तमान तो कह रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु में हिस्सा, जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा वर्तमान निकालना है।
वर्तमान में ए का हिस्सा, ए का निकालना है ना, तो ए 5 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित 18 गुणित बाद के अनुपात का अंतर यानी 5 और 7 के अनुपात के अतिरिक्त अनुपात का अंतर 5 बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 8 सते 56 13 पचे 65 4 56 और 65 9 तो 9 दूनी 18 5 पचे 25 दूनी 50 साल, ये एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी। अगर इस ट्रिक को नहीं समझ पा रहे हैं तो चैप्टर वाइज कंटेंट में जाइए और एज प्रॉब्लम का सेक्शन देखिए, बेहतरीन सुपर ट्रिक है, इससे बेहतरीन एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ट्रिक है ही नहीं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसकी जब की आयु निकालनी होती है तब की आयु को उठा लेते हैं, तब की आयु में उसके अनुपात का हिस्सा 5, ए का निकालना था, ए की वर्तमान आयु निकालनी थी, वर्तमान आयु में ए का हिस्सा 5 गुणित जितने वर्ष बाद ये परिवर्तन हो आयु का 18 वर्ष गुणित बाद के अनुपात का अंतर यानी 13 और 5 का 8 और 5 का अंतर 8 और 13 का अंतर 5 बटे दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 8 सते 56 13 पचे 65 56 65 का अंतर 9 9 दूनी 18 25 दूनी 50 साल, ये एक ही वर्तमान आयु आ गई। अगला सवाल है, यदि क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे छोटी, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, कह रहे हैं यदि 5 क्रमिक, ध्यान दीजिएगा, यहां 6 क्रमिक, यदि 6 क्रमिक, ध्यान लीजिए, लिख लीजिए इसको, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़े तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, ये 6 संख्याएं हैं। सबसे छोटी संख्या ए और सबसे बड़ी संख्या एफ, और इसके बीच में कितने का अंतर? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 का अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर? 10 का अंतर। इसको और आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि संख्याएं 5 हैं और हर संख्या के बीच में 2 2 का गैप है और 5-6 संख्याओं के बीच में 5 गैप बन रहा है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और 5 गैप, तो अंतर कितना हो जाएगा? गैप की संख्या गुणित 2 बराबर 10, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक नगर में 1000 निवासियों में से, ये 6 नहीं है 60 है, 60% पुरुष जिसमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? पूरे नगर में 1000 लोग हैं भाई, कोई नगर है, कोई वहाँ पे 1000 लोग हैं, महिला पुरुष का डिवीज़न है कि मेल 60% है, 60% का मतलब 600 हैं, तो महिला कितनी है दोस्त? 1000 में महिला हो जाएंगी 400, ये फीमेल हैं। और कह रहे हैं कि 20% पुरुष साक्षर हैं, तो 600 का 20%, 20 छक्का 120, और कह रहे हैं कि पूरी संख्या का 25% साक्षर हैं, तो पूरी संख्या का 25% मतलब 250, 250 में 120 पुरुष हैं। ध्यान से समझो, 1000 की संख्या है नगर की, 60% पुरुष हैं तो 600 पुरुष, तो महिला कितनी? 400। और कह रहे हैं कि पुरुषों में 20% साक्षर हैं, 600 की संख्या में 20% साक्षर हैं, तो 20 छक्का 120, और कुल संख्या 1000 का 25% साक्षर है यानी 250, 250 में 120 पुरुष साक्षर हैं, तो महिला कितनी साक्षर है? 130। और यही कह रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो 130 बटा 400 गुणित 100, यानी 130 बटा 4 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 32.5%। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि उन वृक्षों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 1760 मीटर लंबे तथा एक सीधी सड़क के दोनों किनारों पर 20-20 मीटर के अंतर पर लगाए जा सकते हैं। सोचिए कैसे कर पाएंगे आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझिए बात को, सवाल निश्चित रूप से जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी, और ऑप्शन दोनों है। ऑप्शन गलत होने वाले पे भी जो आंसर आएगा वो भी है, और सही होने पर जो आंसर आएगा वो भी है। देखो पहले एक एग्जांपल समझो, 5 मीटर लंबा 20 मीटर लंबा अगर सड़क है, सपोज करो कि 20 मीटर लंबा कोई सड़क है और 5-5 मीटर पे पेड़ लगाना हो तो कितना पेड़ लगाएंगे?
तो एक जनरल सा जवाब आता है 5-5 मीटर पे पेड़ लगाना है, 20 मीटर लंबा सड़क है या 20 मीटर लंबा किनारा है, 5-5 मीटर पे लगाएंगे तो 4×5=20, 4 पेड़ लगेंगे। आंसर गलत, 4 पेड़ नहीं लगेंगे। लगाओ, लगाएं 4 पेड़। देखो 5-5 मीटर, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, लगा दिया 4 पेड़। एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, एक पेड़ यहां, और एक पेड़ रह गया कहां, 0 पे लगेगा। यानी अगर 4 पेड़ n+1 जितना बार कटेगा उससे एक ज्यादा पेड़ लगेगा। 20 मीटर में 5 से भाग दोगे तो 4, 20 में 5 से भाग दोगे तो 4 और +1, 0 पर भी एक पेड़ लगेगा। ठीक है ना, तो 5 पेड़। अब देखो 1760 मीटर लंबा सड़क है और हर 20 मीटर पे पेड़ अगर लगना है तो कितना पेड़ लगेगा, 2×8 = 16, 2×8 = 16, 88 पेड़ एक तरफ लगेगा प्लस, लेकिन एक पेड़ और लगेगा जो 0 पर लगेगा, जिसको नहीं गिना जा रहा है, तो हो जाएगा 89 पेड़। और एक तरफ 89 पेड़ तो दूसरे तरफ भी 89 पेड़, 9 दूनी 18, 178, और 88 में 2 से गुणा, अगर एक नहीं जोड़ते तो 176 आंसर आता, वो भी ऑप्शन में है। और जानते हैं जब ऑप्शन में गलत सवाल गलत लगा हो और ऑप्शन मिल जाए तो कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है, आदमी तुरंत टिक मार देता है कि नहीं नहीं सही, ऑप्शन भी तो टैली कर रहा है। तो कंफ्यूज होना नहीं है, एक जोड़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि √4, √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि √8 माइनस √4 माइनस √2 का वैल्यू क्या होगा। तो 8 को क्या लिख सकते हो, √8 को लिख सकते हो 2√2 माइनस 4 का निकालोगे तो 2 और माइनस √2, 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 2। यही आपका आंसर है गुरु, यही आपका आंसर है क्या, √2 माइनस 2। ठीक, ये बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सवाल कुछ मिस स्लिप है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा इसका। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर डिस्काउंट बढ़ाकर, लिख लेता हूं यहां पे, बता दूं ये क्या होगा। यदि यहां पे क्या लिखा है ये लिख लीजिए, बट्टा, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो वस्तु का न सीपी है, वस्तु का सीपी, एसपी और एमपी, यही मामला है। कह रहे हैं मान लिया वस्तु का सीपी 100 है तो एसपी 20% का प्रॉफिट लेना है तो 120 में बेचेंगे। और कह रहे हैं कि ये 10% बढ़ते के बाद आया है, यानी 90% है तो 100% एमपी होगा क्या, 120 गुणित 100/90, 100/90, यानी 4×3 12 और 3×3 9, 30, यानी 400/3 होगा। अंकित मूल्य कितना हो गया, 400/3। यानी अगर आप बात करें तो क्रय मूल्य 300, विक्रय मूल्य अगर 20% का लाभ है तो 360, और अंकित मूल्य अगर 10% की छूट है तो 400। 400 पे 10% की छूट होगी, 360 में बेचा जाएगा, और 300 का है तो 20% का लाभ मिलेगा। यही मामला है दोस्त। अब कह रहे हैं 360, थोड़ा प्रॉपर लिख दो, कितना हो गया, 3 से गुणा कर दिया मैंने सब में, इसलिए ये आ गया, तो इसको लिखना है 360। अब कह रहे हैं अगर डिस्काउंट 20% कर दिया जाए, यानी 400 पे 20% का डिस्काउंट दोगे, 400 पे 20% का डिस्काउंट दोगे दोस्त, तो कितने में बेचोगे, 320 में बेचोगे, क्योंकि 4% का डिस्काउंट का मतलब -80 करोगे। 320, 300 का सामान 320 में जब बिकेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 20। तो प्रॉफिट परसेंट 20/300 गुणित 100, यानी 6 होल 2/3%। कोई दिक्कत, सिंपल सवाल, आपका पहला ऑप्शन सही है, 6 होल 2/3%। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना,
कह रहे हैं कि रवीना को एक मूवी के लिए 55, 85 और 105 रुपए के बराबर संख्या में टिकट मिले और सभी टिकटों के लिए उसने 2940 रुपए खर्च किए, तो प्रत्येक के कितने टिकट खरीदे। ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है और कैन नॉट डिटरमाइन जो ऑप्शन दिया है उस पर विचार भी नहीं करना है क्योंकि बहुत आसान सवाल है। 55 रुपए के भी अगर 5x टिकट मिले होंगे तो 55x रुपया खर्च हुआ होगा। इतने ही टिकट 85 रुपए के भी हैं तो 85x हो गया रुपया, और 105 के भी x ही टिकट हैं, और ये सब मिला के है आपका 2940। यानी 55 ये 90 और 90 50 190 और 50 140 240 245 245 x बराबर 2940। ठीक, 245 बराबर 2940, तो x से भाग देंगे आप 2940 बटा 245, यानी आपको मिल गए कुल 12 टिकट। कितने टिकट? 12 टिकट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 55 रुपए के भी 12 टिकट, 85 के भी 12 टिकट, 105 रुपए के भी 12 टिकट। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक साझेदारी की और क्रमशः 1600 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश किया। 16,000 होगा, देख लेते हैं। 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया, ध्यान दीजिएगा। यहां पे होगा 16,000। 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए और बी ने 5,000 और निवेश किए। आगे 6 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपए लगाकर पूंजी लगाकर ज्यादा का कारोबार किया। लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के पश्चात 26,400 रुपए का, 1 वर्ष के अंत में 26,400 का कितना होगा? सवाल थोड़ा सा अधूरा है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक साझेदारी की और 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल ली और बी ने 5,000 रुपए और निवेश किए। अगले 6 महीने बाद सी 21,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में 26,400 के लाभ में, लिख दे रहा हूं सवाल, के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। ठीक है, यही सवाल है। देखो भैया, एक आदमी लगा रहा है 16,000, एक आदमी लगा रहा है 12,000 और एक कितना कर रहा है? 21,000। ध्यान देना, 21,000 रुपए 6 महीने चल रहा है। 21,000 रुपए 6 महीने, ठीक ना? 3 महीने 21,000 रुपए, आगे 3 ही महीने चलेगा। कारण देखो क्या है, ए और बी 3 महीने के बाद उसके निवेश की और निवेश किया। आगे 6 महीने के बाद यानी 3 महीने, ये 3 महीना हो। घर पे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको छोड़ रहा हूं मैं इसको होमवर्क के लिए। और ये 12,000 रुपए, चलिए कर ही देते हैं। 12,000 रुपए 3 महीने तक चला, फिर 5,000 उसने और लगाया, तो 12 5 17,000 रुपए उसके कितने महीने? 9 महीने चले। ठीक, इसने क्या किया? 3 महीने काम किया, फिर निकाल लिया, तो 11,000 रुपए इसके बाकी के 9 महीने चले। बस यही आपका, इसका रेशियो बना लेना और रेशियो बना के सॉल्व कर लेना। ये आपको मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल एक समान है। ठीक है, वृत्त और वर्ग का, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या होना चाहिए ना, तो वृत्त का अनुपात क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r² और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग a²। यही होगा। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल एक समान है।
वर्ग की भुजा और वृत्त का अनुपात क्या होगा। क्या मतलब यार, क्षेत्रफल समान है, ठीक है, तो इसकी भुजा a, इसकी त्रिज्या r। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा और वृत्त का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्या अनुपात मतलब, तो जानते हैं क्या है, वृत्त की भुजा और वृत्त की आप लिख सकते हो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये पूरा सवाल होगा। सवाल अब इसको करेक्ट हो गया, सही फॉर्म में हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो क्या होगा, जो आंसर ऑप्शन है उसके आधार पे मैंने परिवर्तन किए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और ये बराबर है किसी वर्ग के क्षेत्रफल जिसकी भुजा अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो कह सकते हो आप कि आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पाई, या आर बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट पाई, या यूं कह सकते हैं कि आर संबंधे ए बराबर 1 संबंधे अंडर रूट पाई। क्या कह रहा है ना, वर्ग की भुजा और वृत्त के, हाँ, तो ए संबंधे आर निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट पाई इंटू 1, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, समझ गए ना, सिंपल सा सवाल था। कह रहा है एक वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर है भुजा के वर्ग, यानी वर्ग के क्षेत्रफल ए स्क्वायर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ए और बी ने 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य प्रारंभ किया, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया। काम पूरा होने तक दोनों मिलकर कितना दिन तक, काम पूरा होने तक दोनों ने मिलकर, हाँ, कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर, देखिए छूट गया है, काम किया। कितना दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। ए कह रहे हैं ए एक काम को 20 दिन में, ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम 20 तिहाई 60। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 5। ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी शामिल हुआ, यानी ए ने 12 काम निपटा दिया था, बचा कितना था 48 काम, और एक दिन में कितना काम हो रहा है 8। तो ये ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन साथ में काम किया। और अगर कुल टाइम पूछे कि कुल कितना समय लगा, तो कुल समय कितना लगा, 4 दिन ए ने काम किया और 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, यानी टोटल 10 दिन लगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 मीटर और 15 मीटर हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान देना, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल 10 गुणित 15, 15 पचे 75, 5 ये 75 वर्ग मीटर, ठीक है। कांस्टेबल लेवल के प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बेहतरीन शानदार कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी, अपनी तैयारी को धार देते रहिए, तैयार रहिए। कुश्ती के मैदान में जाने से पहले तुरंत कुछ नहीं किया जा सकता है। कुश्ती लड़ने से, जीतने के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जब सिलेक्शन आए, यूपीपी का फॉर्म आए, वैकेंसी आए, तब तैयारी करना शुरू करने से बेहतर है कि आज से तैयारी में लग जाए। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, और वर्ष 2023 सिलेक्शन ईयर है, क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, और सिलेक्शन गुरुजी इसी दिशा में काम कर रहा है कि वर्ष 2023 में अधिक से अधिक लोगों का चयन हो जाए, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।